हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के सोल्व करेंगे। आप सबको पता होगा कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भर्ती हुई थी, अभी अगस्त 2020 में इनकी एग्ज़ाम हुई है। तो उसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे हर पेपर में, वो हम वीडियो के माध्यम से सोल्व करते हैं। आज का हमारा विषय है वो व्याकरण विषय है। व्याकरण विषय में जो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए थे वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप भी अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कौन सा टॉपिक आपको कम आता है, कौन सा टॉपिक आपका एकदम से अच्छा है जिसको और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप अपना मूल्यांकन कीजिए और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 व्याकरण के विषय की हम बात कर चुके हैं कि व्याकरण के हम प्रश्न आज देखेंगे। इसकी एग्ज़ाम 6 अगस्त 2020 को हुई थी। तो दोस्तों, हम सोल्व करते हैं पेपर। आप सबको पता है कि संस्कृत डिपार्टमेंट की है तो इसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत के ही क्वेश्चन पेपर थे। तो आज का हमारा पेपर है वो व्याकरण है, संस्कृत की व्याकरण का। तो दोस्तों, जितना समझ में आता है उतना मैं अर्थ देने की आपको कोशिश करूंगा और आप भी अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अद्य उक्तेषु बिंदेषु मनोविज्ञान से शाखा नास्ति, मतलब जो दिए गए 4 बिंदु हैं उसमें मनोविज्ञान की शाखा कौन सी नहीं है। सामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान और आर्थिक मनोविज्ञान। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि मनोविज्ञान की शाखाओं में कौन सी नहीं है। तो आर्थिक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की शाखा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत से प्रतिपादक है कै, मतलब व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ब्रूनर ने, वुडवर्थ ने, हल ने और स्किनर ने। तो व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हल ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। हल महोदय ने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनोविज्ञानिकेन स्किरनेन शिक्षा मनोविज्ञानो उद्देश्य कतिभागेषु विभक्तम कृतम, मतलब शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने भागों में इन्होंने विभक्तम वो किए हैं। 2 भागों में सामान्य विशिष्ट, 1 भाग में सामान्य, 3 भागों में मानव क्रमाणी और न किमपि। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 भागों में सामान्य और विशिष्ट। तो स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं वो 2 भागों में विभक्त किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 भागों में। आप सबको पता ही होगा कि स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य 2 भागों में स्किनर ने बांटे हैं, ये बात इसमें पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनोविज्ञानम मानव व्यवहारस्य अध्ययनम अस्ति इति कस्य कथनम अस्ति, मतलब मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, ये परिभाषा वो किसके द्वारा दी गई है। कुप्पूस्वामी के द्वारा, पिल्सबरी, यूलिच और स्काउट। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, ये परिभाषा वो किसके द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पिल्सबरी। पिल्सबरी महोदय ने ये परिभाषा वो दी है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, पिल्सबरी। अब आता है दोस्तों 100 नंबर का क्वेश्चन। व्यवहारिक मनोविज्ञाने अद्य उक्तम न परिगणीयते। तो दोस्तों, यहाँ पे है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का हम प्रयोग है वो कहाँ पर नहीं करते हैं। शिक्षा, विधि, चिकित्सा और सामान्य चिंतनम। तो दोस्तों, व्यवहारिक मनोविज्ञान है वो सामान्य चिंतन में काम नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, सामान्य चिंतन। अब आता है दोस्तों 101 नंबर का क्वेश्चन। अध्याय उक्ता प्रवृत्ति प्लायन से सूचिका अस्ति, कौन सी प्रवृत्ति का संबंध है वो प्लायन से है, ये बात इसमें पूछी गई है। क्रोध, स्नेह, भय और वात्सल्य। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भय से आदमी है वो प्लायन करता है, क्रोध से है युयुत्सा। आप सबको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, ये गिलफोर्ड के द्वारा जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति को संबंध है वो संवेग से बताया हुआ था, इसमें से एक क्वेश्चन है वो आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो प्लायन से है भय और क्रोध से है युयुत्सा, ये 2 हैं ऑप्शन। सबसे ज़्यादा क्रोध और भय वाला ही आता है। आप सबको पता है कि बाकी का हम अनुमान है वो लगा सकते हैं, लेकिन प्लायन से होता है भय और क्रोध से होती है युयुत्सा। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अधिगमस्य प्रभाव कारणानि सन्ति, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन से हैं। समुचित वातावरण, अभिप्रेरणा, परिपक्वता और सभी। तो दोस्तों, अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारण हैं वो सभी हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हम बात से करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूचना एकत्र करना है कतमो विधि
समुचित कथित है। सूचना को एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि है वो सबसे उपयुक्त है। दोस्तों 94 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं 94 नंबर का कि सूचना को एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। संश्लेषण विधि, उपचारात्मक विधि, विश्लेषण विधि और सभी विधियाँ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सूचना को एकत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है वो यहाँ पे हो जाएगी उपरोक्त सभी। संश्लेषण विधि भी है, विश्लेषण विधि भी है और उपचारात्मक विधि भी है। तो यहाँ पे सूचना को एकत्रित करने के लिए सभी विधियाँ वो काम में ली जाती हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा मनोविज्ञानयन कीदर्शी शिक्षा प्रदीयते। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान वो कौन सी शिक्षा प्रदान करता है। बाल केंद्रित शिक्षा, क्रियान्वयन शिक्षा, विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा और अध्यापक केंद्रित शिक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो आप सबको पता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान है वो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है या सबसे ज़्यादा शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग है वो बाल केंद्रित शिक्षा देने में काम में हम लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की। व्यवहारेण व्यवहारे परिवर्तन से क्रियाया नाम अधिगम इति केन विचारणेन स्वीकृतम। तो दोस्तों व्यवहार के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा वो किसके द्वारा दी गई है। गिलफोर्ड, ब्रूनर, फ्राइड और पावलोव। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ये आप सबको पता होगा कि बहुत ही शानदार परिभाषा और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। व्यवहार के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, गिलफोर्ड के द्वारा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो है वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी भाषा वो संस्कृत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत अनुमान वो लगा सकते हैं क्वेश्चन को देख के और ऑप्शन को देख के हम समझ जाते हैं कि हाँ इसमें क्या पूछना वो चाह रहा है। तो इसमें भी यही है कि व्यवहार के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन है वो गिलफोर्ड के द्वारा परिभाषा वो दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत बार एग्जाम में आई है। और आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें भी आपको पता है कि लगभग 50% पेपरों में ये परिभाषा वो मिलेगी। अधिगम से कोई भी परिभाषा आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा गिलफोर्ड वाली आती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थोंडाइक इति शिक्षा मनोविज्ञान अनुसार बुद्धि प्रकारेषु तु अहम प्रकारम न परिगण्यते। मतलब थोंडाइक के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं उनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ कि थोंडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार की बुद्धि थोंडाइक ने बताई थी, तो उसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बुद्धि है वो नहीं होती है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और स्नेह बुद्धि। तो दोस्तों आप सबको पता है कि स्नेह बुद्धि है वो नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोंडाइक ने मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि 3 प्रकार की बुद्धि है वो बताई थी। अब हम बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की। बुद्धि लब्धि इति प्रक्रिया अनुसार बालकस्य परिमापनम क्रियते एतः प्रकारेण बालका स्वीकृता। औसत बालका, मंदबुद्धि बालका, प्रखर बुद्धि बालका और एते सर्व प्रकार का। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछे, मतलब क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि की प्रक्रिया के अनुसार हम बालक का जो परिमापन करते हैं उसमें कितने प्रकार के बालक हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। औसत बालक, मंदबुद्धि बालक और प्रखर बुद्धि बालक और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। आप सबको पता है कि बुद्धि लब्धि के अनुसार ये सभी प्रकार के बालक होते हैं। औसत बुद्धि बालक भी होता है जिसकी बुद्धि लब्धि है वो 90 से लेकर 109 तक होती है। आप सबको पता है कि मंदबुद्धि बालक है वो 70 से कम जो बुद्धि लब्धि होती है वो मंदबुद्धि बालक में आता है। प्रखर बुद्धि है वो 120 से ऊपर होती है। तो दोस्तों ये बात ही इसमें पूछी गई कि बुद्धि लब्धि के प्रकार के अनुसार कितने प्रकार के बालक है वो स्वीकृत किए गए हैं। तो औसत बालक भी होता है, मंदबुद्धि बालक भी होता है और प्रखर बुद्धि बालक भी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब हम बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। अद्य उक्तेषु तत्वेषु प्रतिमानस्य आधारभूत तत्व रूपेण किम परिगण्यते। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि आधारभूत तत्व का जो प्रतिमान है, दोस्तों प्रतिमान का आधारभूत तत्व है वो कौन सा है। उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रतिमान के जो आधारभूत तत्व हैं वो उपरोक्त सभी हैं। उद्देश्य भी होता है, संरचना भी होता है और मूल्यांकन भी होता है। और दोस्तों 4 तत्व थे। अब चौथा तत्व अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, अन्यथा मैं आपको लास्ट में इसका रिप्लाई वो कमेंट बॉक्स के अंदर ही दे दूंगा। लास्ट में एक दिन बाद मतलब कल दे दूंगा इसका आंसर है वो क्या होगा। तो 4 प्रकार बताए थे प्रतिमान के आधारभूत तत्व के, एक तो उद्देश्य, एक संरचना और एक मूल्यांकन। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ज्ञानम इति कस्य परिमाणो अस्ति। मतलब ज्ञान है वो किसका परिमाण है, किसका परिणाम है। सॉरी दोस्तों, ज्ञान है वो किसका परिणाम है। अधिगम प्रोत्साहन का, अधिगम हतोत्साहन का, अधिगम अवरोध का और अधिगम स्थिरियता का। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ज्ञान है वो किसका परिणाम है। तो अधिगम के स्थिरता से हम जो अधिगम के रूप में हमारे जो मस्तिष्क में संरचना इकट्ठी हो जाती है वो ज्ञान का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञानम की इति कस्य परिमाणो अस्ति, तो अधिगम स्थिरता।
ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 98 नंबर का क्वेश्चन है, एतासु किशोरावस्थाया विशेषता नास्ति, अति भावुकता, दिव्यासोपन, वैराग्य और विद्रोही व्यवहार। तो दोस्तों किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? अति भावुकता, वैराग्य, विद्रोही व्यवहार और दिव्यासोपन। तो देखने में तो सभी विशेषताएं हैं वो किशोरावस्था की लग रही है, लेकिन फिर भी एक विशेषता है वो किशोरावस्था की नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? वैराग्यम। वैराग्यम है ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है दोस्तों। अति भावुक व्यवहार पाया जाता है, दिव्यासोपन की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। आप सबको पता है कि जो इच्छाएं हम वास्तविक जगत में पूरी नहीं कर पाता है तो वो सपने देखने शुरू कर देता है। तो सपना देखना है वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। मतलब दूरदृष्टि क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मन है वो एक जगह नहीं रह पाता है और विद्रोही का व्यवहार भी उसमें रहता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैराग्यम। ऑप्शन नंबर 3 है वो किशोरावस्था की विशेषता है वो नहीं होती है। शिक्षा मनोविज्ञानो संयोजकम तत्वम मन्यते। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संयोजक तत्व है वो कौन सा है? मानव व्यवहार, इतिहास संस्कृति, शिक्षा शास्त्रम, दर्शन शास्त्रम। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संयोजक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मानव व्यवहार। ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट है, मानव का व्यवहार। अब है लिंग्वाफोन इति यंत्रम अस्ति सर्वे सामग्री दर्शे सर्वे सामग्री और न किमपि। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आता है। लिंग्वाफोन है वो क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वे साधन। ऑप्शन नंबर 1 लिंग्वाफोन है सर्वे साधन। दोस्तों लिंग्वाफोन वही होता है जो पुरानी फिल्मों में होता है ना, वो एक ऐसा और उसके ऊपर एक वो फिरता रहता है और गाने हैं वो बजते रहते हैं। जैसे 3 इडियट मूवी में जो दाढ़ी बनाते टाइम या सेविंग करते टाइम सुन रहा था गाना, तो वो है लिंग्वाफोन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर वायरस अति कीमस्ती। कंप्यूटर है वो वायरस है वो क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या फिर बैक्टीरिया है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको पता है कि कंप्यूटर का वायरस है वो सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस है वो सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है अगला क्वेश्चन, संगणक सहायक अनुदेशनम CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन निम्न मतलब किन्ना कथ्यते। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन वो किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक बुक और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। जर्नल का मतलब है पत्रिका। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन वो किम नाम कथ्यते किसको कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 113 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोवैज्ञानिकेन पावलस्य कस्य सिद्धांतस्य प्रतिपादनम कृतम। मतलब शिक्षा मनोवैज्ञानिक पावलोव के द्वारा कौन सा सिद्धांत वो दिया गया है? संबंधीयता, संबंध से व्यवहार से च, परंपरागत संबंधिया या संबंध अनुक्रिया और एतेषाम सर्वेषाम। तो पावलोव के द्वारा कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो पावलोव के द्वारा सिद्धांत दिया गया है उसका नाम है संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, CR थ्योरी। परंपरागत सिद्धांत भी हम उसको कहते हैं, संबंध अनुक्रिया भी कहते हैं, CR थ्योरी भी है उसका ही नाम है। तो ये सब नाम है वो पावलोव के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसके हैं। तो CR थ्योरी किसका है? पावलोव के द्वारा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्धि सिद्धांतेषु द्वितत्व सिद्धांत से प्रवर्तक कै। तो बुद्धि का जो सिद्धांत दिया गया है उसमें द्वितत्व सिद्धांत वो किसका द्वारा है वो दिया गया है? बुद्धि सिद्धांत की द्वितत्व सिद्धांत G और S कारक, थोड़ी हिंट मैं दे देता हूँ, G और S कारक बताए हैं। तो आप सबको पता है कि स्पीरमैन के द्वारा है द्वितत्व सिद्धांत वो दिया गया है। एक तो G कारक बताया था और एक S कारक बताया था। G कारक वो सामान्य सफलता दिलाता है और S कारक है वो विशिष्ट सफलता है वो दिलाता है। मतलब एक विषय का विशेषज्ञ होना है S कारक, लेकिन सभी विषयों में औसत बुद्धि है या औसत जो स्तर है वो होता है G कारक। तो किसी भी चीज़ में हम किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में किसी भी कार्य में जो हम विशिष्ट कार्य करते हैं वो होता है S कारक। S कारक की मदद से हम करते हैं। तो ये बात बताई थी स्पीयर एंड मोदे ने। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर इति कीदर्शी सामग्री वर्तते। दर्श्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दर्श्य सर्वे सामग्री और स्पर्श सामग्री। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। कंप्यूटर है वो दर्श्य सर्वे सामग्री में आता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, दर्श्य सर्वे सामग्री। दोस्तों आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी वाले पार्ट में। उसमें से 4 यूनिट तो आपकी ऐसी की ऐसी हैं रीट के अंदर। एक यूनिट है वो दोस्तों जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं और शिक्षा सहायक सामग्री वाले क्वेश्चन भी आते हैं। वो आपकी मेथड वाले क्वेश्चन में काम आ जाएंगे। तो आपके लास्ट में मतलब हम
निष्कर्ष निकालें तो 2 या 3 प्रश्न होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जिसका रीट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन साथ में है वो कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले फर्स्ट ग्रेड में भी आपके काम में आ जाएँ ये वीडियो, आपको भटकना ना पड़े जगह जगह। और आप सबको बताएं कि ये क्वेश्चन अभी शायद इनके ऊपर कोई बुक है वो नहीं निकाली गई है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। वो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इनका फ़ायदा वो मिल सके। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। मस्तिष्क नवीन ज्ञान निर्माण प्रक्रिया किसको कहते हैं? मस्तिष्क में जो नवीन ज्ञान प्रक्रिया का निर्माण होता है वो हम किसको कहते हैं? ज्ञान को, संज्ञान को, या संक्रिया, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा मस्तिष्क में जो नवीन ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया वो संज्ञान कहलाती है। संज्ञान, आप सबको पता है कि संज्ञान है वो मस्तिष्क में जो नया ज्ञान निर्माण होता है वो संज्ञान होता है। संज्ञान का निर्माण हम अपने पुराने अनुभवों के आधार पर करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की। अधोलिखितेषु संप्रेषण प्रक्रिया तत्वम नास्ति। तो संप्रेषण की प्रक्रिया क्या कौन सा तत्व है? वो नहीं है दोस्तों, ये संप्रेषण वाली चीज़ है, ये आपके रीट के सिलेबस में नहीं है। संप्रेषण वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके रीट के अंदर नहीं है। तो आप इसको ज़्यादा एकदम से लाइटली लेकर पढ़ लें। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको पता है कि आ सकता है, अगर आ जाए तो आपका गलत नहीं, और आप इस पर ज़्यादा ध्यान भी ना दें। तो संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन से नहीं है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, संगणकम और पृष्ठपोषणम। तो दोस्तों संगणकम का यहाँ कोई काम नहीं है। संगणक का मतलब है कंप्यूटर। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में एनकोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, पृष्ठपोषण होता है, लेकिन संगणक का वो कहीं काम में नहीं आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संप्रेषण से मुद्रित माध्यम अस्ति। तो संप्रेषण का जो मुद्रित का मतलब यहाँ पे है कि लिखित वाला माध्यम। संप्रेषण का जो लिखित तरीके से हम संप्रेषण करते हैं उसका माध्यम है वो कौन सा है? समाचार पत्रम, दूरदर्शनम, आकाशवाणी और संगणकम। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ऑप्शन देखते ही आपके मन में एकदम से ध्यान आ गया है कि समाचार पत्र वो तो मुद्रित सामग्री का उदाहरण है, और बाकी जो अन्य हैं ये सर्वे सामग्री के उदाहरण है, वो या दृश्य सामग्री के उदाहरण है। आकाशवाणी है वो सिर्फ सर्वे का है, दूरदर्शन और कंप्यूटर है ये दृश्य और सर्वे दोनों प्रकार की सामग्री का माध्यम होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 117 नंबर क्वेश्चन है। उत्कृष्ट बुद्धि बालकस्य बुद्धिलब्धि वर्तते 70 से 80, 120 से 140, 110 से 120 और 90 से 110। तो दोस्तों उत्कृष्ट जो बुद्धि है वो होती है 120 से 140। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, 120 से 140। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आपको मतलब मज़ा आ रहा होगा पेपर को देख के। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संगणक हार्डवेयर इति व्यवस्थाया अंगनम अस्ति। तो संगणक का या कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो कौन सी व्यवस्था के अंदर आता है? इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, या मेमोरी यूनिट में, और सर्वे उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? सर्वे वाण्यतानी। तो संगणक हार्डवेयर है वो कौन सी व्यवस्था का अंग है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट है, लेकिन रीट के अंदर कंप्यूटर वाला पोर्शन नहीं है, तो आप इसको मतलब इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। फिर हम बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की। शिक्षण प्रतिमानाम प्रकारा मार्स व्हील तथा ब्रूस जोइसी महोदयव्यायाम कितनी स्वीकृति। तो दोस्तों शिक्षण के प्रतिमान हैं वो मार्स व्हील तथा ब्रूस जोइसी महोदय के अनुसार कितने प्रकार के बताए हैं शिक्षण प्रतिमान? 3, 5, 4 और 7। तो मार्स व्हील और ब्रूस जोइसी के अनुसार शिक्षण प्रतिमान कितने प्रकार बताएं, ये बात हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4। आप सबको पता है कि 3 तो हमने ऊपर देख लिया, और चौथा मैंने आपसे पूछा भी है कि कौन सा प्रकार है वो शिक्षण प्रतिमान का, उसमें नहीं था, वो आपको कमेंट करना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कस्य व्यवस्था नाम बालक है जटिल आध्यात्मिक प्रश्नेषु डोलयते। तो दोस्तों कौन सी अवस्था के अनुसार बालक है वो जटिल आध्यात्मिक प्रश्न वो बोलता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और सर्वासु। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है 119 नंबर का क्वेश्चन, और शायद आज का लास्ट है ये 30वां क्वेश्चन। सूचना संप्रेषण तकनीकी मध्य CAL इति किम तात्पर्यम? संगणक सहायता प्राप्त अधिगम, संगणक प्रबंधिता अनुदेशनम, उप अनुदेशनम और संगणक सहायता प्राप्त अनुदेशनम। तो यहाँ पे CAL की फुल फॉर्म इसने पूछी है। तो दोस्तों यहाँ पे CAL की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, और दिए गए ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संगणक सहायता प्राप्त अधिगम, या इंग्लिश में होती है कंप्यूटर एडेड लर्निंग।
तो दोस्तों ये हो गए हमारे 120 क्वेश्चन पूरे। कल हम हिस्ट्री विषय के प्रश्न वो देखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों संस्कृत मेरा विषय नहीं है, इसलिए थोड़ी तकलीफ तो ज़रूर हुई, लेकिन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा और आप खुद भी समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। इसमें साफ साफ लैंग्वेज वो दी गई है, ऑप्शन मैंने आपको जो राइट आंसर आरपीएससी के द्वारा माने गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपको जैसे ही समय मिलेगा आपको उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।